चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया है, उसका डेरिवेशन, जिसमें कि क्या आया था हमारा आर एस इक्वल टू आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का वो क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्रत्येक से तुलना करने पर ज्यादा होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का क्या होता है, समझेंगे ध्यान से। तो बहुत जरूरी चीज मैंने बताई थी वहां पे, सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है हर रेजिस्टेंस से और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तो क्या होगा सेम, एंड जो करंट होगा ना वो क्या होता है डिफरेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लेंगे डेफिनेशन में। समझ में आ गया कि नहीं, क्या समझेंगे? फिगर देख लेते हैं एक बार और इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं, क्या मतलब है, फिजिकल मीनिंग क्या है। ये एक बैटरी है, की स्विच लगा दिया, यहाँ से एक वायर ले गए हम और हमने क्या यहाँ से एक रास्ते पर रेजिस्टेंस नंबर 1 लगा दिया R1। ठीक है, तो बैटरी से चलने पर हम ऊपर वाले रास्ते से आ जाएं तो कोई दूसरा रेजिस्टेंस रास्ते में नहीं आता है। ठीक है, चलिए फिर बैटरी से वापस चले और बीच वाले रास्ते से आ जाएं तो सिर्फ रेजिस्टेंस R2 आता है रास्ते में, और इसी प्रकार से बैटरी से चलने के बाद में नीचे वाले रास्ते से होकर के गोल मोल आ जाए ऐसे तो सिर्फ रेजिस्टेंस R3 आता है। तो क्या समझे इससे हम, समझे ये कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हर एक रेजिस्टेंस बैटरी से इंडिविजुअली जुड़ा हुआ है अलग अलग सर्किट से। देयर आर 3 सेपरेट पाथ्स, 3 अलग अलग रास्ते हो गए। ठीक है, तो ईच रेजिस्टेंस इज इंडिविजुअली एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी, बीच में और कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, इस प्रकार का अरेंजमेंट कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है कि नहीं, क्या चलिए तो अभी जब बैटरी को वर्क करना पड़ेगा इसके अक्रॉस करंट को फोर्स करने के लिए, तो जो पोटेंशियल है सेम टू सेम खर्च होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी द सेम, और किसके बराबर होगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल है ना, सपोज पूरा बैटरी का पोटेंशियल है V वोल्ट है, सपोज 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट तीनों के अक्रॉस सेम टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हुआ है, दूसरा भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तीसरा भी जुड़ा हुआ है। सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा तीसरा एक क्रम में लगे हुए थे, जबकि यहाँ पे ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ करंट। क्लियर है? तो क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। अब करंट अलग कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। यहां से करंट आया I के बाद में कुछ करंट बट के इधर चला गया, सपोज इस ब्रांच में आ गया I1, इसमें आ गया I2 और इसमें आ गया I3, और फिर तीनों से गुजरने के बाद में तीनों करंट वापस जुड़ गए और वापस क्या बन गया I बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही है, करंट क्यों सेपरेट हो जाएगा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारा ये एक डैम है, रिजर्वॉयर है, पानी भरता है यहाँ खूब सारा, और ये हमने एक नदी निकाल दी, तो नदी का मतलब फ्लो ऑफ करंट वाटर। ठीक है, ये नदी आई यहाँ पे। अब 3 अलग अलग शहर हैं, 3 अलग अलग जगह पे बसे हुए हैं, तो तीनों एक लाइन में नहीं है, नदी की लाइन में नहीं आते, तो नदी से हमने क्या अलग अलग 3 नहरें खोद दी। एक नहर गई है पहले शहर की तरफ, दूसरी गई है दूसरे शहर की तरफ, तीसरी गई है तीसरे शहर की तरफ। ठीक है, अब मान लीजिए ये शहर जो है छोटे बड़े अलग अलग साइज के हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा शहर हो सकता है उसके लिए जो नहर खोद दी है वो बड़ी और ज़्यादा गहरी हो तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके जाएगी, एक पतली सी खोदी है वो कम लेके जाएगी, एक सपोज गाँव जैसा ही है तो उसके लिए और भी कम जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इनकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो अलग अलग करंट्स की वैल्यू जाएगी। तो समझ में आ गया सिस्टम क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में द करंट divides whereas the potential difference remains the same, और वो किसके बराबर होगा, applied potential difference of the battery। चलिए तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, करंट तो होगा अलग अलग, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबके थ्रू सेम होगा, और वो भी किसके बराबर होगा, इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अप्लाइड मतलब होता है बैटरी का पोटेंशियल। क्लियर है? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेंगे। V सेम है, I डिफरेंट है, सीरीज के बिल्कुल उल्टा हो गया। तो हमने सर्किट शो कर दिया है। इन द सर्किट रेजिस्टेंसेस, क्या रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए गए किसके साथ, बैटरी के अक्रॉस लगाए गए एंड थ्रू की K, तो बैटरी का पोटेंशियल है V वोल्ट। क्लियर है, लिखा है हमने यहाँ। चलिए तो अभी क्योंकि पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम ही है तो मान लेते हैं R1, R2 और R3 उन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है, जो कि बैटरी का ही है। So let be potential difference across each resistor which is the same, and क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है तो पहली ब्रांच में R1 में करंट I1 गया, सेकंड में I2, थर्ड में I3, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे let I1, I2 और I3 they be the currents flowing through R1, R2 and R3 respectively। इन तीनों से गुजरने वाले ये करंट्स की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब हमको पता है ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू I इंटू R, मैथमेटिकल फॉर्म इसका, पोटेंशियल इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक, अब पिछले केस में
पोटेंशियल डिवाइड हुआ था तो हमने पोटेंशियल निकाला था, इस बार करंट डिवाइड हो रहा है तो हम करंट के लिए सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताओ I क्या होता है, I होगा V ओवर R, 3 बार लिख लेंगे I इक्वल टू V ओवर R, I इक्वल टू V ओवर R, I इक्वल टू V ओवर R। अब पहले रेजिस्टेंस पे आते हैं, तो पहला रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है और करंट है I1 और पोटेंशियल तो V होगा, तो पहले वाले में करंट आएगा I1, पोटेंशियल सेम टू सेम V है तीनों में और रेजिस्टेंस होगा R1। इसी प्रकार से सेकंड में तो V को सेम रखना है, बाकी में 1 2 3 समझ में आ गया। सो I1 इक्वल टू V ओवर R1, I2 सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस उसमें करंट होगा V ओवर R2, V सेम है, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड वाले में I3 इज इक्वल टू V ओवर R3। क्लियर है? चलिए अब हमको पता है कि ये जो I1 I2 और I3 हैं ये किस में से स्प्लिट हुए, ये टोटल करंट I में से स्प्लिट हुए जो बैटरी ने सेंड किया, बैटरी ने भेजा। तो जो I1 I2 I3 है वो इज इक्वल टू द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू द सर्किट, ठीक। तो I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। अब इन तीनों की वैल्यूज हम यहां से पुट कर देंगे। वी हैव गॉट I1 कितना आया था V अपॉन R1 रख दिया हमने, I2 कितना आया था V बाई R2 ये भी हमने रख दिया और I3 भी वैल्यू रख दी हमने V बाई R3। अब इन तीनों में से हम V कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लिया बाहर तो इधर क्या बच जाएगा, V बाहर आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, क्लियर। और V को हम लेफ्ट साइड में नीचे भेज देंगे ट्रांसपोज करके तो नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो I अपॉन V आ गया, ये चीज क्लियर है। अब यहां बच गया ब्रैकेट में क्या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ब्रैकेट हम हटा सकते हैं। अब इस चीज पे गौर करना, व्हाट इज I इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, टोटल याद रखेंगे। V क्या है, टोटल पोटेंशियल बैटरी का, तो टोटल अपॉन टोटल इक्वल टू टोटल ही आएगा जो कुछ भी आएगा। अब पहले चेक कर लेते हैं I अपॉन V होता क्या, तो टोटल करंट अपॉन टोटल पोटेंशियल। अच्छा I अपॉन V इसमें से निकालना है, V इक्वल टू IR है ना, देखेंगे V इज इक्वल टू IR, ये चीज है, ठीक है। अब इसमें से हमको निकालना I अपॉन V, एक काम करते हैं पहले I को नीचे भेज देते हैं, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R हो गया, बट हमको उल्टा चाहिए I अपॉन V चाहिए, तो मैं नीचे अपॉन में 1 लगा सकता हूं और दोनों रेशियोज को उल्टा कर सकते हैं, मैंने मैथमेटिक्स में बताया था इन्वर्ट एंडो, तो I अपॉन V हो जाएगा 1 अपॉन R, I अपॉन V क्या हो जाएगा 1 अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल है, ये टोटल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, टोटल ही होना चाहिए, और P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का, समझ में आ गया। सो वी कैन राइट I अपॉन V इक्वल टू 1 बाय RP, एंड व्हाट इज RP, व्हाट इज RP, RP इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्लियर है। तो हमने इस I अपॉन V की जगह लिख दिया I अपॉन RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया ये है किसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये आपका डेरिवेशन पूछा जाता है कई बार कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज का क्या है डेरिवेशन, पैरेलल का क्या है, तो आपको डेफिनेशन देनी है, सर्किट डायग्राम बनाना है और साथ में डिराइव करना है, आगे न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और फिर अभी हम ये नोट कर लेंगे, इसका हम एक कंक्लूजन और देखेंगे अभी क्या होता है। चलिए तो ये रिजल्ट क्लियर है, 1 बाई RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम इसका एक बार कंक्लूजन भी देख लेते हैं, तो इस फॉर्मूले को देखने से हमको क्या पता चलता है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज R1 जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लिया था हमने, सपोज 2 ओम मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं 3 ओम एंड R3 मान लेते हैं 5 ओम, ठीक है, 3 अलग अलग हमारे रेजिस्टेंस है, और इन तीनों को हमने क्या है अगर सीरीज में जोड़ते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आता, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता, 10 होता, तो वो जो 10 है रिजल्ट RS सीरीज में वो इन तीनों से बड़ा होता। तो सीरीज में क्या कंक्लूजन था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज मोर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, प्रत्येक से बड़ा होगा भाई, 10 तो तीनों से बड़ा है, पैरेलल में क्या है वो देखते हैं। चलिए तो हम निकाल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम फॉर्मूला यूज करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1 अपॉन RP पैरेलल में इसकल टू क्या होगा, 1 बाय R1 हमारा 2, 1 बाय R2 है हमारा 3 एंड R3 हमारा है 5 ओम, क्लियर है। इन तीनों का एलसीएम, देखो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, तो एलसीएम निकालेंगे तो सबका प्रोडक्ट आ जाएगा 30, 5 3 जा 15, 2 जा 30 आ गया। अब 2 का टेबल बोलना है 30 में 15 टाइम्स, 15 1 जा 15, 3 का टेबल 30 में 10 टाइम्स, 10 1 जा 10, एंड 5 का टेबल 30 में 6 टाइम्स आएगा, 6 1 जा 6, क्लियर है। और इन तीनों को ऐड करने से क्या आ गया हमारा, 15 और 10 25 और 6 31 बाय 30 आ गया, ठीक है। तो ये आया 1 अपॉन RP। अब कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, RS में कोई दिक्कत नहीं होती सीरीज वाले में, तो क्या 1 अपॉन RP तो लिख लेते हैं, एक बार देखेंगे ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय
Rp, और फिर इधर सॉल्व करते रहते हैं, इक्वल टू लगा के सॉल्व करते रहते हैं, इक्वल टू लगा के सॉल्व करते रहते हैं, ये स्टेप लिखते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये 1/Rp तो एक पेज पे रह जाता है और ये तमाशा जो होता है वो नेक्स्ट पेज पे चल जाता है, और फिर बच्चे भूल जाते हैं कि क्या निकाल रहे थे, और जैसे ही इक्वल टू के बाद में कुछ भी आया आंसर, तो कहाँ गड़बड़ होती है समझेंगे ध्यान से, एग्जाम में भी होता है कई बार। तो अभी जैसे मान लो मैं छुपा लूँ, है ना, तो हम निकाल लिया और जैसे अपॉन में कुछ आ गया हम सीधा ही आंसर लिख देते हैं। ये आंसर जो है ये Rp नहीं है, ये 1/Rp है। तो दोनों को उल्टा करना नहीं भूलेंगे, हमको Rp पूछा गया है, रेसिप्रोकल नहीं पूछा गया है, ठीक है, हमेशा रेसिप्रोकल निकलता है, तो उल्टा करने से क्या होगा, इनवर्टेंडो Rp इक्वल टू ये भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये होगा 30/31। चलिए अब मुझे बताओ, कोई भी नंबर का जब भी दो नंबर्स का रेशियो निकालते हैं तो ऊपर वाला और नीचे वाला अगर बराबर होता है तो 1 आता है, पता है ना, जैसे 30/30। अच्छा, ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा तो 1 से बड़ा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, और अगर ऊपर वाला छोटा हो जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, 0 पॉइंट में आएगा, ये 0.9 समथिंग आ जाएगा। तो हमने को ये पता चल गया कि दिस रेशियो विल बी लेस देन 1 से कम आया। तो अब देखो, अगर इसकी तुलना करें हम किसी से, इन तीनों से, समझ में आ गया, इसको कंपेयर करें इन तीनों से, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम पाएंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा। तो सबसे छोटा यहां पे क्या है, 2 है, तो 2 से भी क्या आ गया, कम आ गया। तो इसी प्रकार से अगर सपोज मैं 3 रेजिस्टेंस लेता हूं, एक तो 1 ओम का है, एक सपोज 1000 ओम का है, और एक है सपोज 1 लाख ओम, 3 है, और तीनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, तो क्या समझे हम, पैरेलल में जोड़ने से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा ना, जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके आधार पे न्यूमेरिकल्स हैं आप लोगों के कुछ टेक्स्ट बुक में, बाद में सॉल्व कर लेंगे। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस, लेस मतलब होता है कम, किससे कम, लेस देन द लीस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, सबसे छोटे वाले से भी छोटा, और पैरेलल सीरीज में सबसे बड़े वाले से भी बड़ा, मतलब प्रत्येक से बड़ा। क्लियर है, तो इसको नोट करेंगे अच्छे से। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है साइंस में, उसका आगे का पोर्शन करने जा रहे हैं। आज हम टॉपिक करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो क्या है ये लॉ, देखते हैं। अगर हम किसी भी कंडक्टर से करंट पास कर देते हैं थोड़े भी समय के लिए, तो वो कंडक्टर थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो क्यों होती है, उसका रीजन हम थोड़ी देर में भी देख लेंगे। तो व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, some heat is produced in it, and this heating effect of current is known as Joule's law of heating, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा घर में हमारे जितने भी उपकरण होते हैं, बिजली के यंत्र होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेटेलिक कंडक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। हमारा रेफ्रिजरेटर ले लो, हमारा इवन टेलीविजन ही ले लो, ठीक है। मोबाइल फ़ोन भी एक बिजली का उपकरण ही है जिसमें से एक बैटरी जो होती है करंट प्रोवाइड करती है, और थोड़ी देर बाद उसको यूज़ करते हैं तो गर्म हो जाता है, समझ में आ गया। तो जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं करंट पास करने पर गर्म हो जाते हैं वो, ठीक है। अगर फैन चल रहा है आपके घर में, तो अगर हम आधे घंटा फैन चलाने के बाद में उसको जस्ट हाथ लगाएंगे उसकी मेटेलिक ब्लेड्स को, या सेंटर वाला पोर्शन मोटर वाला, तो वो भी गर्म हो जाता है। तो एनीथिंग, पानी की मोटर है, इवन दो पानी पंप कर रही है, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है। तो गर्म क्यों होता है, करंट जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि करंट जब भी गुजरेगा किसी कंडक्टर से, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकने की क्षमता, बाधा डालने की क्षमता, ठीक है कि नहीं क्या। तो उसी रेजिस्टेंस के कारण थोड़ी बहुत एनर्जी लूज होती है और हीट के रूप में प्रकट होती है। तो एग्जैक्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या है ये। तो पहले उसका रीज़न ही देख लेते हैं क्या है, क्यों होता है ये हीटिंग इफेक्ट, करंट पास करने से कंडक्टर गर्म क्यों होता है, ठीक। तो मान लीजिए एक हमारा कंडक्टर है और कंडक्टर में हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया है, ठीक है कि नहीं क्या, थ्रो ए की के, ठीक। अब ये जो बैटरी है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है फ्लो का ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, और नेगेटिव चार्ज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है, और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट उल्टा, जो कि एक्चुअली मूव करते नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो अब ये हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ड्रिफ्ट होंगे, खींचे चले जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, समझेंगे। जो एटम्स होते हैं इस प्रकार से हैं, मेटल के, कंडक्टर के, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे होता क्या है, इस न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर की, जो सबसे बाहर की शेल होती है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और जैसे ही हमने बैटरी लगा दी, तो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री का मतलब हो गया बिल्कुल फ्री नहीं है, बट सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दे आर लूजली हेल्ड, बहुत ही लूज होते हैं, न्यूक्लियस से टाइट बाउंड नहीं होते क्योंकि दूर है वो, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर पुल्ड
इन अ सर्टेन डायरेक्शन टुवर्ड्स द बैटरी। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग, खिंचाव होना, खिंचा चलाना, ठीक है। चलो, तो अब अगर ये सबसे बाहर का मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन भी निकल के यहाँ से इस एटम को छोड़ करके जंप कर गया, तो पीछे हमने पढ़ा है कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैसा आयन बन जाता है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। समझ में आ गया? इन्हीं पॉजिटिव आयन को कर्नेल बोलते हैं, KERNEL इज कर्नेल्स। क्लियर है? सो दिस बैटरी विल पुल free electrons, outermost loosely held electrons from the atoms, and as these electrons drift through the conductor, पीछे क्या छूट जाता है? What is left behind? Left behind are kernels, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करते हैं तो रास्ते में क्या होता है, जगह जगह पॉजिटिव कर्नल्स आ जाते हैं और समय समय पे क्या है, उन मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होती है इनसे। समझ में आ गया कि नहीं गया? और हर टक्कर के बाद में इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो मोशन के कारण होती है, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें थोड़ी कमी आती है। Upon every collision with kernels या positive ions, the kinetic energy, some of the kinetic energy of the electrons, this is lost। और हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी एक प्रकार की कम होती है तो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में प्रकट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब एनर्जी नष्ट नहीं हो रही है, तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है तो इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मान लीजिए अपने हाथ है, हाथ को थोड़े समय तक क्लैप करें, बहुत जोर जोर से क्लैप करें, तो हर क्लैप के साथ में क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज होगी और वो हीट के रूप में प्रकट होगी, ठीक है। सर्दियों में देखा होगा आपको बहुत ठंड लगती है तो हाथों को क्लैप कर लेने से, रब ही कर लेने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लूज करके हम हीट एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे भी सेम टू सेम होता है। अपॉन कोलिजन्स, फ्रीक्वेंट कोलिजन्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लॉस्ट एंड विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और यही कारण है हीटिंग इफेक्ट का। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में बाधा कौन डालते हैं? कर्नल्स डालते हैं। अब समझना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और कर्नल जो होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे मूव एट देयर प्लेसेस कंटिन्यूसली, वो अपने जगह पे क्या होता है, वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे है और कर्नल जो होते हैं अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे, तो क्या होता है, रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो बाधा डालते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं और फिर कोलिजन होता है। कोलिजन के साथ में एक काइनेटिक एनर्जी लूज होगी और हीट एनर्जी प्रकट होगी। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है किसी भी कंडक्टर का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा बाधा डाल रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, तो उतनी ज़्यादा टक्कर होगी। मोर द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द कर्नल्स, मोर विल बी द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर है? तो ये तो द रीजन कि किस प्रकार से हीट एनर्जी डेवलप होती है ऑन पासिंग करंट। अब मान लेते हैं कि हमने करंट I पास किया, बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया, I। करंट की वैल्यू है एम्पियर में आएगी, किस में आएगी, एम्पियर में आएगी, ठीक। और ये जो कंडक्टर है इसका जो रेजिस्टेंस है R ओम है, ठीक है। और हमने सपोज करंट जो है वो पास किया है टाइम सपोज t सेकेंड्स के लिए। भाई हीट जो होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो टाइम पे भी तो डिपेंड करती है। अगर हम ज़्यादा समय के लिए पॉज करेंगे तो ज़्यादा देर तक बहुत सारी टक्कर होगी, तो ज़्यादा एनर्जी लूज होगी काइनेटिक, तो ज़्यादा हीट प्रकट होगी। तो इसका मतलब अगर हम कम समय के लिए करंट पास करते हैं हीटिंग इफेक्ट कम होता है, ज़्यादा समय के लिए पास करते हैं हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हीट ना हीट किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर ज़्यादा करंट पास करेंगे ज़्यादा एनर्जी, और वो भी करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया? देन उसके बाद इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इसका मतलब ये है मोर द करंट पास्ड मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड, more the resistance more will be the heat produced, and more the time for which current is passed more will be the heat produced। और इन सभी फैक्टर्स को यदि कंबाइन कर दिया जाए, यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 ही होता है, तो H प्रोपोर्शनल हो गया I स्क्वायर R T, और यहाँ पे कांस्टेंट 1 ही लगा देते हैं हम, तो H इक्वल टू I स्क्वायर R T। तो ये हमारा रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ हमने लिखा है वो लेफ्ट साइड में रिलेशन क्या है, देख लेते हैं अभी। सो व्हाट इज दिस इफेक्ट? सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी भी कंडक्टर से हम करंट को पास करवाते हैं तो क्या होता है, हीट इज प्रोड्यूस इन इट। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। और कोई भी प्रकार की एनर्जी होती है उसकी ऐसा यूनिट जूल ही होती है, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी को हम क्या है, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, किसका, करंट का। तो कोई भी बिजली का उपकरण है, अप्लायंस है, करंट पास करेंगे इट विल गेट हीटेड। ओके ओके। According to Joule, the amount of heat produced in a conductor, किसी भी कंडक्टर में कितने हीट प्रोड्यूस होने वाली है जबकि उसमें से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो ये किस रिलेशन के द्वारा हमको पता लगता है, इस रिलेशन के द्वारा। तो इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, ये जो रिलेशन है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। तो H इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R T, हमने यहाँ निकाल के देखा।
अब इनके मतलब क्या है, यूनिट्स पक्का रखेंगे ध्यान, न्यूमेरिकल्स में यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो H क्या हो गया हमारा, हीट प्रोड्यूस इन जूल। I क्या है, वैल्यू ऑफ करंट पास, दैट विल बी इन एम्पियर। देन R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन ओम एंड T इज द टाइम फॉर विच द करंट इज पास। तो ये रिलेशन क्लियर है। अब मैं इसी रिलेशन का एक और डिफरेंट फॉर्म बताने जा रहा हूं, वो भी कई बार क्या होता है हमारे न्यूमेरिकल से बहुत काम आता है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। ये क्लियर है? तो चलो इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ी देर, रीजन ध्यान रख लेंगे। हम क्या देख रहे हैं, एक और फॉर्म देख रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। अनदर फॉर्म ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमको ओम्स लॉ का रिलेशन पता है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, पता है ना सबको, ये याद रखेंगे। और जूल्स लॉ हमको पता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, आई स्क्वायर का मतलब होता है आई इंटू आई, तो मैं इसको दोबारा लिख सकता हूँ, आई इंटू आई और फिर बाद में आर और फिर बाद में टी। क्लियर है? अच्छा, ये देखेंगे क्या है, आई आर क्या हो गया, आई आर। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ कि नहीं, तो आई वी टी, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर दें तो ये हो जाएगा वी आई एंड टी। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला हमारा। ओम्स लॉ की मदद से हमने हीट प्रोड्यूस का एक और फॉर्मूला निकाल लिया। इफ वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट में करंट पता है हमको और टाइम पता है और रेजिस्टेंस नहीं देते। अच्छा, कई बार होता है ना कि जैसे हमको न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है, और पूछा कि भैया हीट प्रोड्यूस निकालो जूल में कितनी आएगी जब हमने करंट इतना पास किया, इतने समय के लिए पास किया और 220 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो पोटेंशियल देते और रेजिस्टेंस नहीं देते वहाँ पे। तो जब आर नहीं देते तो कई बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि अब ये एच में तो आर है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे हम। तो बिना आर के भी हम हीट निकाल सकते हैं इफ वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये H इक्वल टू वी आई टी। इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं बताता हूँ। एवरीवन वांट्स टू रिमेन हेल्दी, सबको हेल्दी रहना पसंद है, स्वस्थ रहना चाहते हो, और स्वस्थ रहना चाहिए तो विटामिन का डोज तो लेना पड़ेगा हमको। H मतलब हेल्दी, कैसे रहेंगे, वी आई टी, विटामिन का शॉर्ट फॉर्म है ना, तो हेल्दी रहने के लिए विटामिन चाहिए। H इक्वल टू वी आई टी, बहुत आसान तरीका है, तो इससे हम याद रख सकते हैं। तो अगर वी हम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में ले लेंगे, करंट हमको पता है, टाइम टी सेकंड्स में पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं, प्रोड्यूस इन जूल्स। तो ये था हमारा सिंपल सा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नॉर्मली इसका रीजन अच्छी तरह आना चाहिए और इसका न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज है। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको सब बच्चे आराम से।